हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल नॉलेज। आज हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जो कि हैं कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। शरीर के प्रति कारित किए जाने वाले अपराधों में सर्वाधिक गंभीर अपराध होता है आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमिसाइड एवं हत्या, मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड आईपीसी सेक्शन 299 में डिफाइन किया हुआ है और जिसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट। एंड देन मर्डर को आईपीसी में सेक्शन 300 में डिफाइन किया हुआ है और जिसके लिए पनिशमेंट है सेक्शन 302 में, जिसमें डेथ पनिशमेंट इज़ द वन ऑफ द पनिशमेंट। अब हम समझते हैं कल्पेबल होमिसाइड का मीनिंग। कल्पा शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अपराध। कल्पा से डिराइव हुआ है कल्प्रिट, मतलब अपराधी, अपराध को करने वाला। होमी का मतलब होता है ह्यूमन और साइड एक लैटिन सफिक्स है जिसका मतलब होता है हत्या करना या मारना। अब जैसे कल्पेबल होमिसाइड होता है वैसे लीगल होमिसाइड भी हो सकता है ना, जिसमें आईपीसी के जो चैप्टर 4 है जनरल एक्सेप्शन, जिसमें सेक्शन 100 एंड 103 में जिसको डिफाइन किया हुआ है। तो लीगल होमिसाइड होता क्या है? जब हम किसी की हत्या करते हैं लेकिन सज़ा नहीं होती है तो उसको बोलते हैं लीगल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड में एक डिल्यूज़न रहता है कि इंटेंशन ज़रूरी नहीं होता है और मर्डर में होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन ज़रूरी है जबकि मर्डर में नहीं है। आईपीसी 1860 सेक्शन 299 डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड एज whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 आपराधिक मानववध को इस प्रकार परिभाषित करती है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है। ख यह नहीं जानता है यह को मृत्यु कारित करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे यह की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए क उत्प्रेरित करता है। ख गोली चलाता है और यह को मार डालता है। अब यहाँ ये हो सकता है कि ख ने कोई भी अपराध न किया हो, ख किसी भी अपराध का दोषी ना हो, किंतु क ने आपराधिक मानववध का अपराध किया हो। एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। क एक मुर्गी को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर ख को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किंतु क यह नहीं जानता था कि ख वहाँ है। यहाँ यद्यपि क विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय ख को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित हो जाए, वह संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था। तो यहाँ पर हमने समझा कल्पेबल होमिसाइड। अब हम देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड के आवश्यक तत्वों को। पहला है मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देना। दूसरा है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देना। तीसरा है कि यह ज्ञान रखते हुए या यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देना। अब इस संबंध में हम केस देखते हैं। पहला है घनश्याम वर्सेस टीट का। इसमें अभियुक्त को धारा 299 के खंड 2 के अंतर्गत आपराधिक मानववध का दोषी माना गया है। एक और केस है माधो वर्सेस टीट 1995 इलाहाबाद का। इस मामले में अभियुक्त और मृतक के बीच अचानक झगड़ा हो गया, तो क्रोधित अभियुक्त ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और मृतक के सीने में बर्दे से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें भी अभियुक्त को धारा 299 के खंड 2 के अधीन आपराधिक मानववध का दोषी माना गया है। अब कोई मामला आपराधिक मानववध की परिधि में आता भी है या नहीं, तो ये बात किस पर डिपेंड करती है? न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर यह विनिश्चित करने का विषय है। ये बात किस केस में कही गई थी? रेंचपाल सिंह मीणा वर्सेस घासी EIR 2014 सुप्रीम कोर्ट 3595 के केस में। तो यहाँ हमने समझा कल्पेबल होमिसाइड को। अब हम बात करते हैं मर्डर की।
IPC 1860 Section 300 defines murder as, except in the cases hereinafter accepted, culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 हत्या को इस प्रकार परिभाषित करती है कि कुछ अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। क ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उस पर गोली चलाता है जिससे ख की मृत्यु हो जाती है, क ख की हत्या का दोषी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क ख को तलवार या लाठी से साशय ऐसा घाव करता है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, परिणाम स्वरूप ख की मृत्यु भी हो जाती है, तो क ख की हत्या का दोषी है यद्यपि उसका आशय ख की मृत्यु कारित करने का न रहा हो। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। क यह जानते हुए कि ख ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभाव्य है कि एक प्रहार ही उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है जिससे ख की मृत्यु हो जाती है, तो क हत्या का दोषी है। अब देखते हैं हत्या के आवश्यक तत्वों को। पहला आवश्यक तत्व है मृत्यु कारित करने का आशय। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। क नामक अभियुक्त एक झोंपड़ी के बाहर ताला लगा देता है ताकि बाहर के लोग उसे खोल न सकें। झोंपड़ी में मृतक ख सोया हुआ है। क झोंपड़ी में आग लगा देता है जिससे ख की मृत्यु हो जाती है। यहाँ क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था। इसमें केस है आर वेंकल AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा आवश्यक तत्व है मृत्यु संभावित करने वाली शारीरिक क्षति कारित करना, मतलब ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे मृत्यु संभव हो। इसमें केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामसागर यादव AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 416 का। अब देखो कि हत्या के लिए कोई औजार उपकरण कोई अस्त्र शस्त्र निर्धारित नहीं है, मतलब हत्या तो किसी भी औजार से की जा सकती है, किसी भी शस्त्र से की जा सकती है। ये बात कही गई थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस इंद्रजीत AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 3158 के मामले में। जैसे जहर से भी मृत्यु कारित हो सकती है, तो इसमें केस था कौशल्या देवी AIR 1965 उड़ीसा 38 का। तीसरा आवश्यक तत्व है प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होने वाली शारीरिक क्षति कारित करना, मतलब कि ऐसी कोई शारीरिक क्षति कारित करना जो कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में इनफ हो। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। क ख के मुंह पर प्लास्टर चिपका देता है और प्लास्टर को एक रुमाल से बांध देता है और उसके बाद वो ख के नाक में क्लोरोफॉर्म युक्त रुई डाल देता है तथा उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक नाले में डाल देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे क हत्या का दोषी है। ये सीधे सीधे एक मर्डर का केस है। ये केस था राजवंत सिंह AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 148 का। एक और केस है A रायडू वर्सेस स्टेट AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट 1664। इस मामले में क्या होता है कि पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होता है, तो वो एक दिन शराब के नशे में घर आता है और शराब के नशे में अपनी पत्नी की गर्दन पे वो चाकू से वार करता है जिससे उसका काफ़ी खून बह जाता है। और जब उसका मतलब रिपोर्ट होती है उसकी रिपोर्ट में ये आता है उसकी जांच में कि मृत्यु कारित करने के लिए जितना खून बहा जितनी चोट उसको लगी थी वो इनफ थी उसको मारने के लिए, उसकी मृत्यु कारित करने के लिए। तो अभियुक्त को हत्या का दोषी माना गया, न कि आपराधिक मानववध का। एक और केस है लोकनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1979 का। इसमें यह कहा गया कि शारीरिक क्षति ऐसी है जिससे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित होना संभव नहीं है, या जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसे हत्या नहीं माना जाएगा। मतलब इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में अगर मारने के लिए वो जो चोट कारित हुई है वो इनफ नहीं है तो फिर उसको हत्या भी नहीं माना जाएगा। एक और केस है अमर सिंह मुन्ना सिंह सूर्यवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 479। इस मामले में ये होता है कि पति जो होता है वो अपनी पत्नी पर केरोसिन डालकर उसको आग लगा देता है। अब शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगाएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि मृत्यु कारित होना संभव है, तो ये हत्या का मामला था। चौथा इसका एसेंशियल एलिमेंट है कि ऐसा कार्य जिससे मृत्यु कारित होना अधिसंभव हो, मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ संभव हो कि इस कार्य से मृत्यु कारित भी हो जाएगी और इसमें कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं हो अभियुक्त के पास।
तो इसके अंदर एक केस था जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें ये था कि क ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उस पर उसके सर पर मतलब 5 चोटें उसको पहुंचाता है, वो प्रहार करता है, ठीक है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क हत्या का दोषी है, क्योंकि ऐसी चोटों से मृत्यु कारित होना बहुत ज़्यादा संभव था, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, किंतु प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध है। तो अब ये देखते हैं कि आपराधिक मानववध कब हत्या है और कब नहीं है। इसमें एक केस था के पदम राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट 1299। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपराधिक मानववध एक जाति हैं, जबकि हत्या उसकी उपजाति हैं। मतलब सभी हत्याएं आपराधिक मानववध होती हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं होते हैं। अब कोई भी घटना सेक्शन 299 में आएगी या सेक्शन 300 में, इसका पता करने के लिए सेक्शन 300 के ये 5 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसे आपराधिक मानववध हैं जो हत्या की कोटि में नहीं आते हैं, मतलब सेक्शन 304 में पनिशेबल होंगे। पहला अपवाद है कि जिसकी हत्या हुई है उसने अपराधी को उस समय उकसाया था, मतलब उकसाया था उस समय एक तो, और प्रकोपन गंभीर और अचानक था। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। दूसरा अपवाद है कि यदि अपराधी ने शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए कोई कार्य किया है तो भी वो हत्या नहीं मानी जाएगी। इसको IPC सेक्शन 100, 103 एंड 99 में डिफाइन किया हुआ है। तीसरा अपवाद है कि अपराधी यदि लोक सेवक है, मतलब पब्लिक सर्वेंट है, मतलब जैसे पुलिस में है, तो उसके पब्लिक सर्वेंट के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए उसने अगर मारा है तो भी वो हत्या नहीं है, मतलब जैसे एनकाउंटर हो गया। फोर्थ एक्सेप्शन है कि अचानक झगड़ा हुआ और आवेश की तीव्रता में विदाउट प्रीमेडिटेशन अपराधी ने ऐसा कोई कार्य किया है तो भी वो हत्या नहीं होगी। फिफ्थ एक्सेप्शन है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का है और सहमति देता है अपनी मृत्यु के लिए, तो मारने वाले का भी आशय भी होना चाहिए उसे मारने का, है ना। तो ये है फिफ्थ एक्सेप्शन। तो ये सारे जो अपवाद हैं वो सेक्शन 304 में, मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए अंडर कल्पेबल होमिसाइड पनिशेबल होंगी। अब बात करते हैं आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर की। तो आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर करने का प्रयास किया गया है रैग वर्सेस गोविंदा के केस में। 1876 मुंबई 342 का ये केस था। इसका फैक्ट मैं आपको बताऊं कि एक 18 वर्षीय अभियुक्त होता है जिसने अपनी लगभग 15 वर्षीय पत्नी को लातों से पीटा और उसके शरीर पर कुछ प्रहार भी किए, जिनके कारण वो भूमि पर गिर पड़ी, और उसने अपना एक घुटना उसके सीने पर रख दिया और उसके चेहरे पर कई प्रहार किए, जिससे उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें न्यायमूर्ति मेलविल ने सेक्शन 299 और 300 में डिफरेंस करने की कोशिश की है। हालांकि ये डिफरेंस जो सेक्शंस में बताए हुए हैं वही डिफरेंस यहाँ पर भी इन्होंने बताए हैं। अब इनमें बेसिक डिफरेंस अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कल्पेबल होमिसाइड में तो इंटेंशन होता है। इंटेंशन किसका होता है? इंजरी करने का इंटेंशन होता है, जबकि मर्डर में डेथ कारित करने का ही, उसका मृत्यु कारित करने का इंटेंशन होता है। कल्पेबल होमिसाइड में इंजरी होती है और मर्डर में उसका सब्जेक्टिव नॉलेज भी होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मतलब परफॉर्मा बनाया हुआ होता है, सब्जेक्टिव नॉलेज होता है मर्डर के अंदर। और कल्पेबल होमिसाइड में सफिशिएंट इंटेंशन नहीं होता है, आशय होता है लेकिन सफिशिएंट नहीं होता है, और मर्डर के अंदर सफिशिएंट इंजरी, सफिशिएंट इंटेंशन होता है। कल्पेबल होमिसाइड में नॉलेज ऑफ एक्ट होता है, जबकि मर्डर के अंदर डेथ का नॉलेज होता है ना। जो भी वो डेथ जो कारित करेगा ना, उसका नॉलेज होता है उसको। अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट इनका डिफरेंस है। कल्पेबल होमिसाइड में होता है कि उसका ऑब्जेक्ट होता है इंजरी कॉज करना, और मर्डर का इंटेंशन होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है डेथ कॉज करना। ये इसका इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। अभी देखो, ये एक केस तो है ही, रैग वर्सेस गोविंदा का केस है, इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस है। उसके अलावा एक और केस है
मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2017, जिसको अपन दिल्ली गैंगरेप नाम से जानते हैं जिस केस को। और इसके अंदर गैंगरेप किया गया और उसके बाद में मर्डर किया गया। तो ये दो इम्पॉर्टेंट केस है इसके अंदर। और इनका जो डिफरेंसेस है, मतलब ये जो 5 अपवाद दिए हुए हैं, 5 एक्सेप्शन जो हैं सेक्शन 300 में, वही कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर से अलग करते हैं। आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों का जो मीनिंग है वो समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।